नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इलेक्टोरल बॉन्ड में असली खेल क्या था, ये तस्वीर अब साफ हो गई है। बावजूद इसके साफ हो गई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी अपने पास रख ली है और उसको जाहिर नहीं किया है। और इसलिए चुनाव आयोग जब वेबसाइट पे सूचना डालेगा तो हमारे पास जो जानकारी होगी उससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ नहीं होंगी। और ख़ास तौर पर ये साफ़ करने के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस पार्टी के लिए, किस क्लाइंट के लिए क्या किया था। लेकिन एक खेल साफ हो गया है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा जाल बुना गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको दिखाने में तो गुप्त बताया जा रहा था, लेकिन ये गुप्त था नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शिकंजे में पूरा ऑपरेशन था और जो भी किसी दूसरी पार्टी को पैसे देने की ज़रूरत करता वो मारा जाता। शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसा आया। 95% डोनेशन लोग बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से, लेकिन दूसरी पार्टियों को पैसा देने की इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास तो ज़्यादा आता ही है, लेकिन अगर आप 2014 से अब तक वाले मामले को और उससे पहले के मामले को मिलाएं तो ये अंतर इतना बड़ा नहीं होता था। 10, 15, 20% का अंतर होता था कि सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा डोनेशन आ जाए। लेकिन अब सीन बदल चुका है, तो आज हम समझेंगे कि ये सीन कैसे बदला, कैसे ये ऐसा खेल किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाने के लिए बहुत गुप्त था, लेकिन गुप्त था नहीं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। क्विड प्रो को, ये शब्द लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मध्य युग में यूरोप में इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये शब्द इस्तेमाल किया था भारत के चीफ जस्टिस ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए अगर हमारी भारतीय भाषा में, सरल भाषा में हम इसका मतलब निकालें तो होता है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो ये जो इस हाथ दे उस हाथ ले वाला जो डील था, उस पे तो ध्यान हम सबका है अभी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या रही होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया वो क्यों दिया होगा, और लोग इसको जांच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया था, उस सिस्टम में कितनी सफाई के साथ सारे फंड्स के ऊपर सरकार ने अपना शिकंजा कसा हुआ था। अभी तक हम इलेक्टोरल बॉन्ड की जो कहानी समझ रहे हैं, उस कहानी में ये है कि आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, उसको जाके किसी पार्टी को दे देते हैं। जैसे कि, और सरल बताऊं, आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया मुझे 100 रुपये की कचौड़ी खानी है, तो वो आपको एक 100 रुपये का टोकन देता है और पैसे ले लेता है। उसके बाद में आप जाते हैं और वो जो कचौड़ी बनाने वाला काउंटर है उसको वो टोकन देते हैं, वो आपको कचौड़ी दे देता है। शाम को वो जो टोकन है, जो कचौड़ी ली है, उसके टोकन में ये पहचान नहीं सकते आप कि कौन सा टोकन किस आदमी ने दुकान पे जाकर खरीदा था। ये एक तस्वीर हम सबके सामने बॉन्ड की रखी गई, लेकिन जो सिस्टम सरकार ने डिजाइन किया था वो इतना सरल नहीं था। इस सिस्टम में जब आप उसकी दुकान पर, उस काउंटर पर जाके टोकन खरीदते हैं, तो आपके टोकन पर एक निशान लगा देते थे, एक चिन्ह बना देते थे, एक पहचान लगा देते थे, जिससे कचौड़ी के काउंटर पे जाकर ये गिना जा सके कि ये जो 100 रुपये का टोकन खरीदा गया था, ये कचौड़ी वाले के पास गया है, इससे किसी ने रसमलाई नहीं ली है या इसने गोलगप्पे नहीं खाए। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टोकन, ये समझ लीजिए बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो आपने एसबीआई के काउंटर से ख़रीदा। जैसा कि आप हलवाई की दुकान पे काउंटर से कचौड़ी का, समोसे का एक टोकन खरीदते हैं, वो 100 रुपये का टोकन होता है।
वो टोकन लेके आते हैं, वो आप किस काउंटर पे दे रहे हैं, गोलगप्पे के दे रहे हैं, पाव भाजी के दे रहे हैं, मुंह में पानी वाला विषय नहीं है ये, या छोले भटूरे पे दे रहे हैं, ये भी पता लग सके इसका इंतज़ाम भारत की सरकार ने करके रखा था। और वो ये था कि जैसे ही आप बॉन्ड खरीदते थे तो बॉन्ड के ऊपर देखने में तो आपको 100 रुपये का टोकन लगता था, लेकिन उसके अंदर उसने एक निशानी बना दी थी। वो निशानी थी एक ऐसा नंबर जो नंबर आपको दिखता नहीं था, लेकिन उस पर एक खास तरह की रोशनी डालें तो दमक उठता था। जैसे कि नीली रोशनी में नोट चेक करते हैं तो उसमें कई निशान निकल के आ जाते हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखते। उसी नीली रोशनी में बॉन्ड का नंबर लिखा होता था, वो दिखाई देता था। आप जा रहे हैं, भोले भाले डोनर हैं आप गए और आपने खरीद लिया 10 करोड़ रुपए का बॉन्ड और जाके आपने दे दिया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में जमा करा दिया। अब आपको लगेगा कि भाई क्या पता किस काउंटर पे दिया है वो 100 रुपये का टोकन, आप निश्चिंत हो गए। लेकिन नहीं, जब वहाँ उस काउंटर पे वो पैसा जमा होता था तो काउंटर वाला चेक करता था नीली रोशनी में कि इसके ऊपर कौन सा वाला निशान लगा हुआ है। ये टोकन देने वाला आदमी, इसने तो लाल कमीज वाले आदमी को टोकन भेजा था। हलवाई की भाषा में अगर देखें तो बाकायदा जो टोकन एसबीआई के पास या जो अपने बैंक के अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी जब उस पैसे को एसबीआई में ही जमा करना है, जमा करती थी उस बॉन्ड को, तो उस बॉन्ड का नंबर वो उस रोशनी से देख लेते थे और पता लगा लेते थे कि अच्छा समझ लीजिए नंबर है 222, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता था वो। तो 222 नंबर का जो बॉन्ड है वो राधे लाल ने, या कहें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, या कहें कांग्रेस पार्टी ने अपने अकाउंट में जमा कराया 222 नंबर का। और एसबीआई बड़ी आसानी से ये पता कर सकता था कि 222 नंबर का टोकन या कहें बॉन्ड किसने खरीदा था। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड बिक रहा है वहाँ पे भी वो नंबर नोट कर रहा है और जहाँ पर जमा हो रहा है वहाँ पर भी वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो आज ये व्यवस्था उल्टी पड़ रही है सरकार पे, क्योंकि अब जब डेटा सार्वजनिक होगा तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सा वाला टोकन कचौड़ी वाले के पास गया था, कौन सा गोलगप्पे वाले के पास गया था। सरल तो आप आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन सा बॉन्ड खरीद कर ले गए थे और कांग्रेस पार्टी को दिया था। तो इससे जो क्विड प्रो क्वो की बात हो रही है उसको साबित करने में आसानी होगी कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो टोकन गया था ये लाला सेठ गिरधारी लाल ने खरीदा, इसकी कंपनी तो महाघाटे में चल रही है, ये भिखारी को पैसे दान करने का समय सोच रहा है, ये कमीज कपड़े समझ के खरीद रहा है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे रहा है 2-2 3-3 महीने तक, तो ये दान क्यों कर रहा है? यही उम्मीद करके चल रहे हैं ना। लेकिन इसका उल्टा था। उल्टा ये था कि जब किसी पार्टी के पास चंदा आता था तो वित्त मंत्रालय वो जानकारी मंगा लिया करता था। ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट निकले हैं आरटीआई के जरिए। वित्त मंत्रालय के पास में ये जानकारी उपलब्ध होती थी कि किस पार्टी के खाते में किस नंबर का टोकन जमा हुआ है और वो टोकन किसने खरीदा था। और इसी के आधार पर लोगों ने पता लगाया कि किस तरह से भोपाल की कंपनी थी, 2 भाई थे, किसी मामले में उसको ईडी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया हुआ था, साल भर से जेल में बंद थे, जमानत नहीं हो रही थी, और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा दे दिया तो उनकी जमानत हो गई। इस तरह के बहुत सारे केसेस निकल के आए थे जो हाल में प्रकाशित हुए हैं। एक तरफ ये होता था और दूसरी तरफ ये भी इंतज़ाम था कि बेटा तूने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया, जाना ईडी जरा देखना इसकी हिम्मत कैसे हुई। और हिंदुस्तान का जो पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए उन लोगों ने किसी भी प्रकार का चंदा बॉन्ड के जरिए दूसरी पार्टियों को नहीं दिया। उनको पता था कि ये बॉन्ड को कितना भी सीक्रेट बताएं आखिर में ये हमको मरवा देंगे। और यही वजह थी कि 95% बॉन्ड का चंदा
जो गया है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है। अब आप इसका एक पहलू और समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश जब रखी हुई थी तो उसको ये भी पता होगा कि किसको ब्लैकमेल करके पैसा लेना है, माना कि, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्विड प्रो क्वो की, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। तो जिस आदमी का काम करके पैसा वसूल करना है, ये व्यवस्था पहले से करके रखी होगी कि वो अपने नाम से बॉन्ड ना खरीदे, क्योंकि इनको पता था बॉन्ड का पूरा सिस्टम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दूसरे की सरकार आएगी तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो जाहिर बात है इस काम के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जिसमें कहीं कोई दखलंदाजी की गुंजाइश ही ना हो। स्टेट बैंक से स्टेट बैंक, सरकार का बैंक, जिसका चेयरमैन सरकार का अपना आदमी, जिसको एक्सटेंशन दे दो तो वो निहाल हो जाता है, और वो आदमी बाकायदा सारे के सारे डोनेशंस को कंट्रोल कर रहा है, उसका बैंक कंट्रोल कर रहा है। तो जानकारी छिपी ना रहे इसलिए इसको सरल बनाया गया। एक नंबर लगा दिया गया कि यहाँ से खरीदोगे, यहाँ जाएगा, सब पता रहेगा। और जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मांगेगी झड़ से दे दिया जाएगा, जब से कोई अदालत मांगेगी दे दिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे चंदा ले ले, लेकिन दूसरी पार्टी चंदा लेगी तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो ये जो गुप्त दान की बात थी, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं था, जिसके गुप्त रहने के लिए सरकार मुकदमा लड़ रही थी, जबकि गुप्त रहने का खतरा जो कॉरपोरेट की बात हो रही है उसके सिर पर था। और उस कॉरपोरेट की तरफ से बार काउंसिल के चेयरमैन चिट्ठी लिखते हैं और उसके बाद में बार काउंसिल के चेयरमैन की भी वैसे ही थुक्का फजीयत होती है जैसी कि एसबीआई के चेयरमैन की हुई थी, क्योंकि बार काउंसिल की तरफ से एक चिट्ठी जाती है कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है वो पत्र बार काउंसिल में किसी भी तरह किसी भी बैठक में डिस्कस नहीं किया गया, किसी भी बैठक में इस पर सहमति नहीं दी गई, और ना ही बार काउंसिल इस बात से सहमत है जो चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी है। तो जो सीक्रेसी थी, ये ऐसी सीक्रेसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास सीक्रेसी नहीं थी। सरल शब्दों में फिर समझें, आपने सुना होगा मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा लगा हुआ है। अब वो चेंजिंग रूम बनाया तो एक सीक्रेट जगह गई है, गुप्त जगह गई है, जहां पर जाकर आप निश्चिंत होकर अपने कपड़े वपड़े चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन उस सीक्रेट जगह पे कैमरा लगा हुआ है। या कुछ ऐसे शीशे होते हैं जिनके पार होटल के रूम में दूसरी तरफ से बैठ के आदमी सब कुछ देख सकता है और इधर वाले को पता ही नहीं चलेगा। ये ठीक उसी तरह का था कि आदमी को तो कहा गया कि तेरा मतदान गुप्त है भाई, तेरा जो डोनेशन है वो गुप्त है, तूने बॉन्ड खरीदा है गुप्त है कॉरपोरेट भाई, और वो बॉन्ड गुप्त रूप से ही जा रहा है। लेकिन यहाँ बिग बॉस सब कुछ देख रहा है, कहाँ से बॉन्ड किस जगह गया। ये चीज़ जो है ये एकदम कांच की तरह साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसी व्यवस्था इस बॉन्ड की बनाई थी। आप एक चीज़ याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से उन सभी शक्तियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, आर्थिक मार पहुंचाई जो उसके लिए चुनौती बन सकती हैं। अपनी नीतियों के बेहतर होने के कारण लोग मुझे वोट दें, इससे ज़्यादा खतरनाक तरीके अपनाए गए। जब भी किसी जगह पे किसी राज्य में कोई चुनाव होने वाला होता है तो वहाँ पर जो अमीर लोग किसी पार्टी को फंड करने वाले होते हैं उनके यहाँ पे इनकम टैक्स का या ईडी की सर्च हो जाती है, छापा पड़ जाता है। देख लीजिए झारखंड में वो एक कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनके परिवार के ऊपर हालांकि कुछ निकला नहीं, बहुत बड़े शराब किंग थे, कितने रुपए बरामद हुए। कन्नौज के इत्र व्यापारी के यहाँ यूपी चुनाव से पहले कितने रुपए बरामद हुए। यानी विपक्षी पार्टियों को जहाँ से भी पैसा मिल सकता है उस जगह की पकड़ लो, यानी आर्थिक नब्ज तोड़ दो। दूसरा, आर्थिक कमर तोड़ दी इलेक्टोरल बॉन्ड से। तीसरा, कौन किसको डोनेट कर रहा है इसका पूरा हिसाब निकाला गया, और जो एनजीओज़ थे उन सारे एनजीओज़ का पता लगाया गया
कि वो कितना फ़ंड कहाँ से लेते हैं। एनजीओ से कहा गया भाई आपकी फ़ंडिंग आती है, सरकार आपको फ़ंड करना चाहती है, आप कितना कमा लेते हैं, कहाँ से कितना मिल रहा है। कॉरपोरेट से कहा गया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कॉरपोरेट को, जो लोग नहीं जानते हैं, एक हिस्सा अपने मुनाफे का सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए दान करना पड़ता है, जिसको कहते हैं CSR। वो पैसा CSR ने किसको दिया, ये भी धीरे से पूछ लिया गया। उसके बाद जो कॉरपोरेट के CSR वाले लोग थे या कंपनी के जो बड़े लोग थे, उनको कहा गया कि भाई ये जो एनजीओ को आप पैसा दे रहे हो, ये गरीब बच्चों के लिए काम करता है, आदिवासियों के लिए काम करता है, कुपोषण के लिए काम करता है, इसको पैसा मत दो, इसको कर दो मोदी जी का जो फाउंडेशन बना हुआ था PM केयर, उसमें जमा करो। अब सारा फंड जो जा रहा था देश भर में PM केयर के पास चला गया। और ये इसके पीछे मकसद ये भी था कि जितने एनजीओ समाज सेवी लोग हैं जो मुखर बोलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, दूसरे हैं, उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए। तो ये एक और उदाहरण है जो ये बताता है कि किस तरह से विरोध करने वाले, असहमति रखने वालों की आर्थिक कमर को तोड़ने के काम में भारतीय जनता पार्टी लगी रही। मेरी राय में अगर आप पूछेंगे तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है, राजनीति होती है मुद्दों पे, ये कुछ अलग तरह का खेल है। ये उस तरह का है कि अगर आप मैराथन दौड़ नहीं सकते तो किसी खिलाड़ी को जो आपको हरा सकता है उसको जमाल गोटा खिला दो, उसके भाई को उठवा लो, उसको धमकी दिलवा दो, उसके जूते के अंदर कील लगा दो या कुछ और कर दो। भाई पॉलिटिक्स में अगर आप आए हो तो देश के लिए नीति कार्यक्रम आपके क्या हैं, दूसरे के क्या हैं, उन नीति और कार्यक्रमों के आधार पर आप बेहतर हैं ये साबित करिए और आप देश चलाने का मौका पा जाइए। ये क्या कि आप पूरे मीडिया पे कब्जा कर लें ताकि बोल ना सके, आप किसी की आर्थिक कमर तोड़ दें ताकि वो खर्चा ही ना उठा सके चुनाव का, आप किसी को ईडी से उठा के डरा दें, किसी का, ये पूरा जो क्रम चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ऐसा मुझे लगता है ये पूरा घटनाक्रम देख के कि ये भी उसी क्रम का एक तरीका था। ये एक ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में CCTV लगा दिया गया था। कहा गया था कि यहाँ आप चेंज कर सकते हो, आपको गुप्त रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड से दे सकते हो, और लोग शांति से दे रहे थे। यहाँ पर बिग बॉस कैमरे में सब कुछ देख रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप पूरा खेल समझ गए होंगे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का वो पहलू है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ADR हो या बाकी लोग हों, जिस पहलू को देख रहे हैं ये उससे अलग पहलू है। वो लोग इस बात को देख रहे हैं कि क्या चंदा किसी काम के बदले लिया गया, किसी चीज़ के लिए लिया गया। तो वो कोड जो, जहाँ तक खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, वो कोड साझा नहीं किया जा रहा है। कौन सा कोड, जो UV लाइट से आप पढ़ सकते हैं ताकि आप पकड़ सकें, लेकिन वो कोड था तो वो कोड, उसके ज़रिए पता तो किया जा सकता था। सरकार कंट्रोल कर रही थी, सब कुछ सरकार के हाथ में था ना। तो एक सबसे अहम चीज़ ये, दूसरा ये कि फिर भी 15 दिन के अंदर चूंकि उसको रिडीम कराना होता है, बॉन्ड खरीदने की तारीखें पड़ी हैं, किसने बॉन्ड खरीदा है ये पता है, तो एक मोटी मोटी जानकारी आपको ज़रूर लग जाएगी कि भैया इस आदमी के खिलाफ़ ये मुकदमा हुआ था, फिर इसने देखो बॉन्ड खरीदा और उसके बाद ये जमा किया। लेकिन इसमें एक सवाल हमेशा रहेगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को जानती थी, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि चेंजिंग रूम के अंदर कैमरा मैंने लगाया हुआ है, तो वो हो सकता है लोगों को कहती रही हो कि चेंजिंग रूम में मत जाना, अगर आपको हमें बॉन्ड देना है तो अपने नाम से मत खरीदना, किसी और के नाम से खरीद लो, शेल कंपनी बना के खरीद लो जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। उम्मीद करता हूँ एकदम स्पष्ट हो गई होंगी चीज़ें, आपको बढ़ा दें, लोगों तक पहुँचाएँ। अब इतना पुराना चैनल हो गया, इतने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो 3-3 लाख, 2.5-3 लाख तो जाना ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।